गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास नाइन्थ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी खड़ी बोली में गद्य का विकास। हिंदी बड़ी खड़ी बोली में गद्य का विकास हम सबसे पहले हम लोग जानेंगे गद्य का स्वरूप। क्या जानेंगे? गद्य का स्वरूप। मानव को अभिव्यक्ति अद्भुत क्षमता प्रकृति से मिली। मानव को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्रकृति ने बहुत बड़ी एक क्षमता दी है और वह क्षमता है भाषा। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, भावों को, अनुभूतियों को एक दूसरे के साथ प्रकट कर सकते हैं। और यह प्रकट करने के लिए दो प्रकार की भाषाएं हमारे पास, दो प्रकार की है। एक है गद्य और दूसरी है पद्य। गद्य और पद्य में हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। इन्हीं गद्य एवं पद्य में हमें प्रकट किए हुए भावों को ही हम लोग कहते हैं साहित्य। क्या कहते हैं? साहित्य। अर्थात हम अपने मन के भावों को जब प्रकट करते हैं और उसे लिखित रूप दे दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। गद्य जो है हमारा, इसमें किसी भी चीज का अर्थात छंद, बंध या लय कोई बंधन नहीं होता है, जबकि पद्य में छंदबद्ध होता है, लयबद्ध होता है, संगीतमय होता है। जबकि इसमें गद्य में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। यह दोनों में विशेष तौर पर अंतर है। गद्य का प्रयोग हम आमतौर पर दैनिक जीवन में करते हैं। अर्थात दैनिक जीवन अर्थात डेली हम लोग गद्य का प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं। जब हम अपने भावों को या अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो समझ लीजिए हमने गद्य भाषा का प्रयोग किया है। पद्य की अपेक्षा गद्य जो है वह सरल है, अर्थात इसका स्वरूप जो है वह सरल है। इसको हम लोग आसानी से प्रकट कर सकते हैं। देखिए, ये जो था गद्य का स्वरूप। अब हम पढ़ेंगे क्या? गद्य की महत्ता। अर्थात गद्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में प्रयोजन सहित प्रकट करना है। गद्य का मुख्य कार्य जो है वह है कि अपने विचारों को एकदम सहज सरल भाषा में प्रयोग में लाना है। भाषा में लाना है। यह गद्य का विशेषता मुख्य कार्य होता है। और गद्य भाषा जो है व्यवहारिक पूर्ण होती है, अर्थात इसको हम एक दूसरे के साथ हमेशा डेली कहीं न कहीं प्रयोग में लाएंगे और इस गद्य को हम लोग तत्काल व्यक्त भी कर सकते हैं। यह हमारे विचारों को तुरंत प्रकट कर सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का आशय एवं क्षेत्र। हिंदी का आशय एवं क्षेत्र। अर्थात हिंदी का अर्थ क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। तो हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्यतः 3 अर्थों में किया जाता है। व्यापक अर्थ में हिंदी 8 बोलियां हैं। ब्रज बोली, खड़ी बोली आप लोगों ने पढ़ा है। ब्रज बोली, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी सुना होगा, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और इसकी उपभाषाएं भी होती हैं जैसे राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इन संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत उपयुक्त 8 बोलियों को ही हिंदी भाषा के अंतर्गत उपयुक्त 8 बोलियों अर्थात ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को, इन 8 बोलियों को सब हिंदी भाषा साहित्य में सम्मिलित किया जाता है। इन भाषाओं के विभिन्न कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं। लेखक एवं कवियों जिन्होंने अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है विभिन्न भाषाओं में, अर्थात इन भाषाओं में व्यक्त किया है। चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी हो, सबने अपनी अपनी रचनाओं, अपने अपने मनोभावों को विस्तृत वर्णन किया है।
उनकी भाषा शैली, इससे उनकी भाषा शैली अर्थात हिंदी साहित्य का विकास निरंतर बढ़ता चला गया है। निरंतर हिंदी आगे है तो आप लोग हिंदी का समझ लिए होंगे। हिंदी का आशय एवं चिन्ह, हिंदी का व्यापक, हिंदी मुख्यतः 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। व्यापक अर्थ में हिंदी 8 बोलियां होती हैं, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बरेली और छत्तीसगढ़ी। इसकी उपभाषाएं भी होती हैं जैसे राजस्थानी, कन्नौजी और बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी और कन्नौजी। सीमित अर्थ में हिंदी से, सीमित अर्थ में कहें तो हिंदी दिल्ली, मेरठ और बिजनौर के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली शुद्ध एवं साहित्यिक रूप का अर्थ है। अर्थात हिंदी साहित्य का जो शुद्धतम रूप है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खड़ी बोली। क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं। यहाँ दिल्ली, मेरठ और बिजनौर के आसपास या ज्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती है। हमारे यहाँ भी यह बोली बोली जाती है, हम लोग भी यही बोली बोलते हैं। इसका शुद्धतम एवं साहित्यिक रूप। देखिए आगे है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य के संक्षिप्त इतिहास को जानने के लिए हम 4 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला है आदिकाल। पहला है आदिकाल। इसका समय है, समय सीमा 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। दूसरा है मध्यकाल। दूसरा है मध्यकाल, ये है 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसको 2 भागों में बांटा गया है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, भक्तिकाल और रीतिकाल। भक्तिकाल और रीतिकाल, इसको 2 भागों में बांट दिया गया, भक्तिकाल और रीतिकाल। तीसरा है आधुनिक काल। तीसरा है आधुनिक काल। ये 1900 नहीं 1800 तक है। 1800 ये है 1801 ईस्वी से 1801 ईस्वी से अब तक, अर्थात अब तक जो जारी है, अगतन जो जारी है चलता जा रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। देखिए इसको आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग। पहला है भारतेंदु युग। दूसरा है द्विवेदी युग। दूसरा है द्विवेदी युग। तीसरा है शुक्ल युग। चौथा है शुक्लोत्तर युग। चौथा है शुक्लोत्तर युग। पांचवा है स्वतंत्र उत्तर युग। स्वतंत्र उत्तर युग। देखिए भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? भारतेंदु युग जो है वो 1800, भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1922 ईस्वी तक। इसके बाद है शुक्ल युग। शुक्ल युग जो है 1918 ईस्वी से
1918 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक। इसके बाद है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग जो है 1937 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। स्वतंत्रोत्तर युग 1947 ईस्वी से अब तक, अर्थात अभी यह स्वतंत्रोत्तर युग। यानी आजादी के बाद, हमारा देश कब आजाद हुआ था? सन 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद का जो आजादी है 1947 से अब तक यह जारी है। शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावादी। और शुक्लोत्तर युग को कभी कभी छाया वोदोत्तर छायावदोत्तर युग भी कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और यह सब याद रखना है हमें। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? कि आधुनिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5। आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है 18 भारतीय युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। फिर शुक्ल द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक। फिर है शुक्ल युग छायावादी युग 1918 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक। फिर है शुक्लोत्तर युग छायावदोत्तर युग 1937 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और अंत में स्वतंत्रोत्तर युग अर्थात आजादी के बाद वाला युग। इसको हम लोग 1947 से अब तक अर्थात यह अभी तक यह युग जारी है और चल रहा है। देखिए हिंदी गद्य का आविर्भाव, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ भाई, हिंदी गद्य का आविर्भाव अर्थात खड़ी बोली का विकास तो भारतीय हिंदी युग से धीरे धीरे अपने चरम पर आया। लेकिन हिंदी गद्य का विकास कब से प्रारंभ हुआ? हिंदी गद्य का विकास 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ है। नवजागरण काल में हुआ है, जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था, या ये कहीं पश्चिम से अर्थात अंग्रेजों के जब हम लोग गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था, तभी हिंदी खड़ी बोली या ये कहीं हिंदी गद्य का आविर्भाव अर्थात उसका धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हुआ। हिंदी गद्य बोली प्रारंभ में ब्रज भाषा में मिलती है। हिंदी गद्य बोली की रचनाएं प्रारंभ में ब्रज भाषा में और राजस्थानी भाषा में मिलती है। राजस्थानी गद्य में हमें 10-20 शताब्दी दान पत्रों 10वीं शताब्दी से मिलते हैं। टीकाएं मिलती हैं, टीकाएं अर्थात छोटी छोटी किताबें, बुक्स मिलते हैं। ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात, ब्रज भाषा कहने मतलब सबसे पहले आई राजस्थानी, ब्रज भाषा और मैथिली। ये 3 भाषाएं 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी और धीरे धीरे फिर इन्हीं भाषाओं से हमें खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। देखिए सर्वप्रथम अगर रचनाएं गोकुलनाथ जी की है एक रचना 84 बचपन की वार्ता, 252 बचपन की वार्ता, नाभादास जी की अष्टयाम, बैकुंठ मणि, शुक्ल के अगहन मत्स्य और वैशाखी मातु माधव विलास विशेष रूप में लिखी। इन्हीं के नाम टीकाओं की परंपरा भी चलती रही। अर्थात कहने मतलब सबसे पहले गद्य बोलियां जो थी वो मैथिली, गद्य रचनाएं मैथिली, राजस्थानी और ब्रज भाषा। प्रारंभ में हमें इन भाषाओं में रचनाएं देखने को मिली गद्य की, लेकिन धीरे धीरे 14वीं शताब्दी में सन 1400 में
ब्रजभाषा में रचनाएं मिली। उसके बाद फिर धीरे धीरे खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का विकास 10वीं शताब्दी से लगभग माना जाता है, लेकिन प्राचीनतम या ये कहें कि उनसे पहले खड़ी बोली गद्य की रचना किस भाषा में होती थी? वो भाषाएं थी मैथिली, राजस्थानी और ब्रज भाषाएं। लेकिन 10वीं शताब्दी से खड़ी बोली का धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हुआ, लेकिन यह एकदम अपने शीर्ष पर 19वीं शताब्दी में जाकर पहुंची, जब इसका एकदम से विकास प्रारंभ हुआ। हेमचंद सूरी के व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन नरपति नाला की रचना है। विशल देवरासो, अमीर खुसरो की पहेलियां, कबीर दास की साखियों में खड़ी बोली का प्रयोग दिखाई देता है। खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोग अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद कुतुब शतक में तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में लेख देखने को मिलता है। या अगर कहा जाए खड़ी बोली ग्रंथ की प्रथम प्रमाणिक रचना कौन सी है, तो वह है कौन सी? कवि गंग की खड़ी बोली की प्रथम प्रमाणिक रचना है कवि गंग द्वारा रचित कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। ये अगर कहा जाए तो खड़ी बोली की प्रथम प्रमाणिक रचना कौन सी? कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके बाद धीरे धीरे फिर साहित्य में तमाम और जैसे राम प्रसाद विरंजनी की है पुस्तक योग वशिष्ठ है। दौलत राय कृत पद्म पुराण, मथुरा शुक्ल के पंचांग दर्शन, मुंशी सदा शुक्लाल की सुख सागर, ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की प्रेम सागर व सदल मिश्र के नासिकोत्तर आदि ग्रंथों से मिलते हैं। खड़ी गद्य के प्रसार रूपी अंतिम लेखकों में चार्ल्स सदा शुक्लाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू और सदल मिश्र का विशेष श्रेय अर्थात विशेष योगदान रहा है। खड़ी बोली गद्य के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। इन चारों लेखकों का रचना काल सन 1803 ईस्वी के आसपास ठहरता है। लेखक और रचनाएं, ये आपको नोट करना है और याद रखना है। पहले कवि गंग जी इनकी एक रचना भी बताए, वो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। राम प्रसाद निरंजनी। योग वशिष्ठ। राम प्रसाद निरंजनी की है योग वशिष्ठ। इसके अलावा और हैं दौलत राय की है पद्म पुराण, मथुरानाथ की है पंचांग दर्शन। मुंशी
मुंशी सदा सुखलाल, इनकी है सुख सागर, सुख सागर। इसके अलावा लल्लू लाल, लल्लू लाल, प्रेम सागर, मुंशी ईसा अल्लाह खां। मुंशी ईसा अल्लाह खां की है रचना रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना, सॉरी नहीं, रानी केतकी की कहानी, मुंशी सल्ला खां। तो ये हो गए कुछ आदिकाल के लेखक और उनकी रचनाएं, आदिकाल के कुछ लेखक और उनकी रचनाएं। आदिकाल के कुछ लेखक एवं रचनाएं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी रखना है। नोट करने का मतलब ये है कि सिर्फ लिख लिए और भूल गए, लिखकर इसको याद रखना है। इसके अलावा इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमने जैसे बताया था भारतेंदु युग, भारतेंदु युग हेडिंग डाल लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा भारतेंदु युग। इसका समय सीमा था 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1868 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक। तो आज के लिए इतना ही। भारतीय युग कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट।